Good evening, friends. Today I have come with another topic: Government of NCT National Capital Territory Act of Delhi 2021. Before starting the session, इस सेशन में बहुत सारे पॉलिटिकल डायमेंशंस आने वाले हैं, इसलिए मैंने वो अपनी पहली स्लाइड में ही डाल दिया है. आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 239A, 239AA and respective these acts. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द मेन टॉपिक, उससे पहले हमें ये कुछ आर्टिकल्स पता होने चाहिए सो डैट हमारी पॉलिटिकल डायमेंशन भी साथ साथ क्लियर होती जाए. फर्स्ट, आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? टेरिटरी ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जो कि अभी कितने हैं? 28. सेकेंड, यूनियन टेरिटरीज, जो कि अभी है हमारे पास 8. थर्ड इज द एक्वायर्ड टेरिटरीज, जो कि अभी हमारे पास है 0. सो आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेज 3 पार्ट्स. टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, इट मीन्स 28 स्टेट्स. यूनियन टेरिटरीज 8. आउट ऑफ 8, the one which is always in the bone of contention between the center and the UT is Delhi, not a New Delhi. हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यू दिल्ली इज अ डिस्ट्रिक्ट इन दिल्ली, ये भी हम आगे भी करने वाले हैं. सेकेंड इज आर्टिकल 239A. आर्टिकल 239A under the constitution, it provides council of ministers and legislature for some UTs. जैसे कि हमें पता है हमारे पास टोटल 8 UTs हैं. 8 UTs में से 3 UTs ऐसी हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है. लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मीन्स इनके पास चीफ मिनिस्टर है. उसके लिए हमने एक लास्ट टाइम भी किया था. फर्स्ट इज द दिल्ली, सेकेंड इज द पुडुचेरी एंड थर्ड इज, जो कि रिसेंटली अभी आया है, जम्मू एंड कश्मीर. सो आउट ऑफ 8 UTs, 3 UTs आर हैविंग legislature with chief minister and council of minister, and 5 UTs are directly under the union government. They are also under the union government, but they are having a legislative assembly. नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 239AA, एंड थर्ड और फोर्थ पॉइंट कनेक्टेड हैं बिकॉज 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 से ये आर्टिकल ऐड किया गया जिसमें स्पेशल स्टेटस दिया गया दिल्ली को एज एन नेशनल कैपिटल टेरिटरी, एंड ओइंग टू इट्स पॉपुलेशन एंड लैंड साइज दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया 239A में. अब 239AA क्या कहता है? 239AA कहता है कि दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होएगी. लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब क्या होगा? उसके अंदर MLAs होंगे. वहां पर 70 MLAs हैं और जो लोकसभा की सीट है वो 10% ऑफ दिस 70, दैट मीन्स 7 है. वहां पर चीफ मिनिस्टर होगा एंड चीफ मिनिस्टर को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे. बोथ आर अकाउंटेबल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और यही अभी टसल है चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर में, जो कि अभी हम करने जा रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956. 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 हमने लास्ट टाइम भी किया था. मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं. 7th अमेंडमेंट एक्ट, 7th अमेंडमेंट एक्ट, और ये डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1956 से पहले दिल्ली एक स्टेट था एंड आफ्टर 56 ओनली इट हैज बिकम द यूनियन टेरिटरी. अब ये 56 एक्ट कहता क्या था? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने लास्ट क्लास में किया था, हमारे पास 4 पार्ट थे. पार्ट A, B, C, D. A of the provinces which are directly under the Britain. B, the princely states. Princely states जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़. C stand for
Chief Commissioner Provinces. D stands for Andaman and Nicobar. And after 1956 amendment Reorganization Act, C और D को मिला दिया गया and it has become the Union Territory. So 1956 से पहले Delhi was a state and 1991 के बाद it has again become the Union Territory. Last is the 7th schedule, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी से रिलेटेड भी और इस वाले टॉपिक से रिलेटेड भी. अब इससे करने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि पार्ट्स शेड्यूल 7 क्या कहते हैं. 3 तरह की लिस्ट देते हैं. फर्स्ट इज यूनियन लिस्ट, सेकंड इज द स्टेट लिस्ट, थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट. अभी लिस्ट क्या है? एज वी नो कि स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट का एक फेडरल रिलेशन है. दैट मीन्स यूनियन लिस्ट में जो भी आइटम्स आते हैं उनके ऊपर खाली यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी लिस्ट है आइटम्स हैं उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है. थर्ड इज द कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके ऊपर स्टेट और यूनियन का दोनों के पास पावर है. नाउ अगर हम शेड्यूल 7 की बात करें तो इसमें दिल्ली के पास 2 पार्ट्स में हमने पावर दे रखी है, स्टेट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. बट एज यू नो कि दिल्ली एक कंप्लीट स्टेट नहीं है, इसलिए दिल्ली ऑन द सेम लाइंस ऑफ जैसे कि वॉशिंगटन डीसी है यूएस में एंड कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर कैपिटल को यूनियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले रखा है, उसको कंप्लीट स्टेटहुड नहीं दे रखा है. तो ऑन द सिमिलर लाइंस 3 चीजें हैं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड लास्ट इज द पुलिस. इन तीनों चीजों के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 थिंग्स दिल्ली गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी आइटम अंडर द स्टेट लिस्ट और द कंकरेंट लिस्ट. आई होप आपको 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर होंगे. लेट्स प्रोसीड. सबसे पहला बेसिक सा पॉइंट है ये, क्योंकि ये मैंने पहले 3-4 स्लाइड इसलिए बनाई है ताकि आपको एक बेसिक पता लग जाए कि क्या है यूनियन टेरिटरी, सो डैट जब मेन टॉपिक पे आएंगे हम दिल्ली वाले पे तो आपको पता लग जाए कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रही है. एज यू नो स्टेट यूनियन टेरिटरीज आर दोज एरियाज, ये वो वाले एरियाज हैं जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इसलिए इनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज भी कहा जाता है. हाउएवर 3 टेरिटरीज यूनियन टेरिटरीज, पुडुचेरी जम्मू कश्मीर जो कि अभी रिसेंटली 31 अक्टूबर 2019 में ही यूटी बनी है, एंड थर्ड इज द दिल्ली. ये एक्सेप्शन है क्योंकि इन तीनों के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर है एंड इसलिए यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट करी गई है. तीनों की आपको डिस्ट्रिक्ट्स जानने की जरूरत तो नहीं है. पुडुचेरी में 1 डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट्स है एंड दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ये बहुत डीप का क्वेश्चन है, आएगा नहीं, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि तीनों में इतने हैं. They are the exception in this regard and they have an elected legislature and the government due to the status of partial statehood, not the full statehood. अभी full statehood दिल्ली को क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका एक रीजन है कि सेंटर सोवरेन, दिल्ली इज सोवरेन कैपिटल, कि एक ही जगह पर पार्लियामेंट भी होएगी और उसके अंदर ही एक स्टेट की पुलिस भी होएगी. तो गवर्नमेंट हरदम कहती है कि एक स्टेट पुलिस एक यूनियन पार्लियामेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती है. दिल्ली में बहुत सारी एम्बेसीज हैं, दिल्ली में बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स के ऑफिसेज हैं एंड एक्सेट्रा. ऑल दिस इफ यू कंसीडर ऑल दिस फैक्टर्स, तो इसलिए अभी तक दिल्ली को फुल स्टेटहुड नहीं दिया गया है. एंड दिल्ली को ही नहीं, अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया में और वॉशिंगटन डीसी, हियर इट इज नॉट अ वॉशिंगटन, इट इज वॉशिंगटन डीसी. अगर आप अमेरिका का मैप देखेंगे कि तो ईस्टर्न साइड पे वॉशिंगटन डीसी है और वेस्टर्न साइड पे एक सिटी है वॉशिंगटन. सो डोंट कंफ्यूज, डीसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, तो आपको ये पता होना चाहिए. सो ऑन द सेम लाइन्स वॉशिंगटन डीसी और कैनबरा भी दिल्ली की तरह ही चल रहा है. नेक्स्ट, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, बट मैंने स्लाइड इसलिए ऐड करी है सो डैट आपके लिए एक पहले से इमेज क्रिएट हो जाए.
फर्स्ट, स्टेट इज अ कॉन्स्टिट्यूट डिवीजन एंड हैज इट्स ओन इलेक्टेड गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट होती है टू फ्रेम द लॉज, while द यूनियन टेरिटरी इज अ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, क्योंकि साइज के कम होने के कारण से यूटी बना दिया गया है, एंड रूल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। फर्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं। ये पुडुचेरी के लिए एक मैं पॉइंट बताऊंगा आपको कि पुडुचेरी का पहले नाम था पौंडीचेरी, सो डोंट कंफ्यूज। 2006 में इसका नाम चेंज कर दिया गया पुडुचेरी फॉर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सेकेंड, एन इंडियन स्टेट एंजॉय अ फेडरल रिलेशनशिप। फेडरल रिलेशनशिप का मतलब कि ऑल्दो फेडरल वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, बट फेडरल हमारी कंट्री में इवॉल्व हुआ है विद द टाइम। तो अगर वर्ड आ जाए फेडरलिज्म, फेडरलिज्म से ही सेम एक वर्ड है बजट, बजट हो गया, फेडरल वर्ड हो गया, फेडरलिज्म, दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल मीन्स दे शेयर अ पावर विद द सेंटर। फेडरल रिलेशनशिप विद द union government and legislative and executive power are distributed, while the union territory has unitary. Unitary means direct relationship, they are the direct under the government of India. Third, governor is a constitutional head of the state, while the president is the executive head of the UT. अब मैं यहाँ पे head of the state में भी एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, ये प्रीलिम्स में भी आ चुका है पहले यूपीएससी में। अगर क्वेश्चन आ जाए head of the state, तो head of the state is president। यहाँ पर state का मतलब है complete nation। और अगर आ जाए हेड ऑफ द पर्टिकुलर गवर्नमेंट, स्टेट हरियाणा गवर्नमेंट, तो आएगा कुछ गवर्नर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल कुछ भी आ जाए तो। बट इफ क्वेश्चन कम्स हु इज द हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है कि चीफ मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, एडमिनिस्ट्रेट द स्टेट, व्हाइल यूनियन टेरिटरी बाय द एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट लक्षद्वीप वाली हमने एपिसोड में पढ़ा था कि एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ है और लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ है। States are larger, no doubt. Union territories small होंगी। Sixth, state enjoys autonomous power while union territories do not. Next, अब दिल्ली का मैंने आपको जैसे बताया कि 1956 तक दिल्ली was a state, बट 1987 में यहाँ पर हमारे पास एक कमेटी है, बालाकृष्णन कमेटी। इस कमेटी में डिमांड करी गई कि दिल्ली को एक स्टेटहुड दे दिया जाए, बट 3 चीज़ों के ऊपर दिल्ली लॉ नहीं बना पाएगा, उसमें खाली यूनियन गवर्नमेंट ही बना पाएगी। वो कौन कौन सी थी? पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर। ये 3 चीज़ों के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकती है। बट स्टार्टिंग से ही ये लड़ाई चलती आ रही है, 2016 से, फिर 2018 में हुई और फाइनली अब ये एंड हुई 2021 में। बिकॉज जब से आम आदमी पार्टी के प्रोडक्ट जो कि एक अपने अनशंस के लिए फेमस थे, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी आए हैं, तब से उनकी कॉन्फ्लिक्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ चल रही है। एंड लड़ाई किस पे चल रही है कि हु इज द बॉस ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली में बॉस है कौन। सो इसके लिए पहले 2016 में एक दिल्ली हाई कोर्ट में केस गया, उसको चैलेंज 2018 में सुप्रीम कोर्ट में किया गया, एंड फाइनली अब ये एक्ट आ गया टू मेक अ क्लियरेंस। ये भी हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट 2016 में, मगर मैं कहूँ 2016 में पहले हाई कोर्ट ने कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ही दिल्ली का बॉस है, कि इसमें चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर बाउंड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ही गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट के ही पहले चीफ जस्टिस थे दीपक मिश्रा ने हेड करा। इट इज अ 5 जज बेंच, एंड उन्होंने कहा कि एलजी कंकरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द इशू अदर देन द पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, कि इन तीनों के अलावा एलजी की कंसेंट की जरूरत नहीं है, जो कि पिछले हाई कोर्ट ने कहा था कि एलजी इज ओनली द गवर्नमेंट। एंड फर्दर दीपक मिश्रा जी की बेंच ने कहा कि जो भी डिसीजन होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के will have to be communicated to the LG, communicate होंगे वो, and LG was bound by the advice of the council of minister, वो हरदम bound होगा। And court also said the LG status is not the governor of a state, rather he remains as an administrator in a limited sense। दीपक मिश्रा जी ने बहुत अच्छी लाइन कही थी एक इसमें कि फैसिलिटेटर, कि गवर्नर को फैसिलिटेटर होना चाहिए इन द दिल्ली, सो डैट एक स्मूथ फंक्शनिंग चल सके, एंड सो डैट एक वर्ड भी यूज किया उन्होंने स्पेशली अपनी जजमेंट में, प्रेगमेटिक फेडरलिज्म, कि अगर
गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के साथ चलते रहेंगे तो वहां पर pragmatic federalism will fall on the ground. So he also pointed that the elected government must keep that Delhi is not a state. उन्होंने साथ साथ गवर्नमेंट को भी कहा है कि वो ध्यान रखे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट सभी काम उस तरीके से करे जान के कि दिल्ली एक फुल स्टेट नहीं है। बट साथ साथ उन्होंने 2016 की जजमेंट को भी ओवरटर्न कर दिया और कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही सब कुछ नहीं है। ये चीज दोबारा से चैलेंज की गई एंड फाइनली इट हैज कम इन द फॉर्म ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 2021। अब पहले तो इस पे बहुत सारे बवाल चले एंड उस बवाल के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये बिल इसलिए लेके आए हैं टू मेक अ क्लैरिटी किस चीज की कि दिल्ली का बॉस कौन है, सो डैट आगे जाके कोई लड़ाई ही ना हो। एंड वैसे तो जब ये बिल पास हुआ तब ही लड़ाई हो गई, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जब ये बिल पास हुआ तो राज्यसभा में ये बिल पास हुआ बाय द वॉइस वोट, जिसमें खाली डायरेक्ट स्पीकर ये पूछता है दोज हु हैव बीन फेवर ऑफ दिस बिल से आइज एंड दोज हु आर नॉट से नोज, एंड इस बिल को पास कर दिया गया। वॉइस वोट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ऑन द सेम लाइन्स ही फार्मर्स का बिल चैलेंज हुआ था, क्योंकि वो भी वॉइस वोट से ही पास कर दिया गया था। एंड सिमिलरली इससे पहले गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगते आए हैं कि जो बिल पास ना हो रहा हो राज्यसभा में उनको ये मनी बिल बना देते हैं, बिकॉज मनी बिल स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर है टू डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और द ऑर्डिनरी बिल, एंड उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये हम सारे पॉइंट्स पॉलिटी में भी करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहता है, एक्ट कह रहा है कि जो भी असेंबली के रूल्स हैं वो सब वही रूल्स होंगे जो कि लोकसभा के होंगे। बहुत स्ट्रेंज बात है, बट इस लॉ में आया है कि असेंबली कुछ भी रूल्स बना रही है दैट मस्ट इन कन्फर्मिटी विद द रूल्स ऑफ द लोकसभा। सेकंड, जो कि मोस्ट कंटेशियस पार्ट था अब तक, उस पे लॉ ने एक क्लैरिटी दे दी है कि गवर्नमेंट मेंशन्ड इन एनी लॉ इनेक्टेड बाय द असेंबली ऑफ दिल्ली शैल मीन्स एलजी। दोबारा से 2018 की जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया है और कहा है गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। थर्ड पॉइंट, द एक्ट प्रोवाइड्स डिस्क्रिशनरी पावर टू द एलजी इवन इन द मैटर वेयर लेजिस्लेटिव असेंबली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज। इसका मतलब क्या है बताता हूं। अब अभी तक हमने पढ़ा कि पब्लिक ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस, इन तीनों चीजों के ऊपर ही लॉ नहीं बना सकती दिल्ली गवर्नमेंट। ये पॉइंट कह रहा है कि अगर इन तीनों चीजों के अलावा भी दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, सपोज जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी कह देते हैं कि हम 200 यूनिट तक कोई बिल नहीं देंगे आपको लगेगा, या फ्री वाईफाई या कुछ भी एक वो पॉलिसी लेके आते हैं, तो इसके लिए भी एक्ट कह रहा है कि उन्हें एलजी से पूछना पड़ेगा एंड बिना एलजी के पूछे वो उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। एंड सबसे बड़ा फ्लॉ इस पॉइंट का ये है कि इन्होंने कोई पॉइंट टाइम नहीं दिया है कि कितने टाइम के अंदर एलजी कंकरेंस देगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट इज सेम लाइक पॉकेट विटो जो कि ज्ञानी जैल सिंह ने यूज करी थी एक ही बार, कि जिसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, आप कितने टाइम के लिए बिल अपने पास रख लीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट ये सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट मेंस पर्सपेक्टिव से, सेक्शन 44 ऑफ 91 एक्ट विच मेक्स दैट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू ऑब्टेन द ओपिनियन ऑफ एलजी ऑन ऑल द मैटर्स। अब यहां पर दीपक मिश्रा जी ने कहा था कि एनी मैटर डज नॉट मीन्स एवरी मैटर बिफोर एन एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन बी टेकन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी। दिस मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और कैबिनेट would need to seek LG opinion before implementing decision। आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा जो ओलंपिक्स में जीत के आया है, या वो कहते हैं कि मैं पानी फ्री दूंगा, ये दूंगा, कुछ भी, उस पे LG की कंकरेंस चाहिए ही चाहिए बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस। एंड द मोस्ट कॉन्टेशियस पार्ट इज देयर इज नो टाइम फ्रेम विद इन विच LG विल गिव हिज कंकरेंस। नेक्स्ट, the amendment says the legislative assembly shall not make any rule to enable itself or its committee या अपने आप या कमेटी के थ्रू to consider the matter of day-to-day administration of the capital or conduct inquiries in relation to administrative decision। अब ये पॉइंट अगर आपने देखा होगा लास्ट ईयर एक रॉयट्स चले थे दिल्ली में
CAA के अगेंस्ट, उसके लिए एक पीस एंड हार्मनी कमेटी बनाई थी थ्रू फ्रॉम केजरीवाल। एंड इस पीस एंड हार्मनी कमेटी ने फेसबुक और कुछ सोशल मीडिया के कुछ बंदों को के खिलाफ FIR की थी और उनकी तरफ एक्शन लेने के लिए एक कमेटी बनाई थी एंड कहा था कि ये इन्हीं के कारण ये इंस्टिगेट हुए। बट अब इस एक्ट ने उस चीज को बिल्कुल ही अलग रूप दे दिया है, बिकॉज ये एक्ट कह रहा है कि दिस पावर डज नॉट लाइज विद द दिल्ली, दिस पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। इवन फेसबुक के और सोशल मीडिया के जो जो बंदे इन्होंने पकड़े थे उन सब ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और कहा है कि दिस पावर डज नॉट लाई विद द दिल्ली, दिस पावर लाइज विद द पार्लियामेंट। नेक्स्ट जो कि मोस्ट एंड सबसे ज्यादा कॉन्टेशियस बना हुआ है, दिस एक्ट रिक्वायर्स LG टू ऑल्सो रिजर्व दोज बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट विच इंसिडेंटली, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इंसिडेंटली कवर एनी ऑफ द मैटर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब LG अगर नॉर्मली हम स्टेट्स में कहें तो LG तब रिजर्व करता है बिल व्हेन द पर्टिकुलर बिल endangered the position of हाई कोर्ट। बट दिल्ली में इन्होंने एक स्पेशल पॉइंट डाल दिया है कि एनी बिल विच इंसिडेंटली, मतलब जिसका इंसिडेंट भी है, कवर एनी ऑफ द मैटर आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हमने स्टार्टिंग में करा, वी हैव द स्टेट लिस्ट, वी हैव द कंकरेंट लिस्ट। हमने कहा कि कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट पे सभी मैटर्स पे वो लॉ बना सकता है एक्सेप्ट पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस। बट ये पॉइंट कह रहा है कि अगर इन तीनों के अलावा भी इन्होंने कोई लॉ बनाया बट विच इंसिडेंटली कवर दीज थ्री, तो भी LG बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए। अगर मैं इसको बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊं कि कल को केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाला है और वो कहें इसके लिए मैं एक स्पोर्ट्स का स्टेडियम या रेसलिंग स्टेडियम, कुछ भी एक स्टेडियम क्रिएट करने जा रहा हूं, तो वो ये एक्शन खुद नहीं ले सकते, बिकॉज इनडायरेक्टली लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, ये तीनों चीजें ही तो आएंगी इंसिडेंटली। सो दिस एक्ट डायरेक्टली हैंडीकैप द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज कुछ भी अगर चीफ मिनिस्टर करे वो ये तीन चीजें तो आनी ही वाली हैं। सो दिस एक्ट रिक्वायर्स कि कोई भी चीज विच इंसिडेंटली कवर दीज मैटर्स outside, even outside of these three matters, will give the power to LG to reserve for the president. So इसके लिए बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चले एंड आम आदमी पार्टी का एक फेमस इसके बाद प्रोटेस्ट था कि देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ पीपल, जब आपने सारी की सारी पावर ही LG को दे देनी थी। बट यूनियन गवर्नमेंट सेज कि नाउ इट हैज कम विद द क्लैरिटी। अब इसके जो अगेंस्ट बोलने वाले हैं, फेवर वाले तो सब यही बोल रहे हैं कि ये क्लैरिटी लेके आया है, अगेंस्ट वालों ने ये कहा है कि ये तो यूटीज की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई, तो इससे तो बेटर यही है कि यूटीज को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही दे दिया जाए और इस असेंबली को हटा दिया जाए। सेकंड, एक पॉइंट इस पे ये भी आ रहा है कि लाइक जैसे वॉशिंगटन DC में है कि जो भी स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में दिए जाएं और बाकी गवर्नमेंट स्टेट के, बट वो ऐसा भी इस पॉइंट के बाद, लास्ट पॉइंट के बाद दिल्ली में नहीं हो रहा है। आई होप टुडेज लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।